हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत करते हैं आपके अपने एमईपीएल क्लासेस में एंड यूट्यूब चैनल में एवरीवन। आज हम लोग लेकर आए हैं नए प्रोफेशनल्स प्रोग्राम की अमेंडमेंट एवरीवन, जो हमारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है ना। तो इससे पहले ही हम लोगों ने सीआरए का भी अपलोड कर दिया है ना, जीएमसी का भी कर दिया, करेक्ट है ना, और कॉर्पोरेट रिजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट वो भी कर दिया भाई। तो आप वो भी देख रहे होंगे या देखने वाले होंगे, फटाफट उसको देख लीजिए, अपने प्रिपरेशन को थोड़ा और स्ट्रांग बना लीजिए एवरीवन। ठीक है ना। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये सेक्रेटेरियल ऑडिट कंप्लायंसेस मैनेजमेंट एंड ड्यू डिलिजेंस का जो मॉड्यूल है उसको अपन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना। तो चलिए आगे बात करते हैं। मॉड्यूल नंबर 2 पेपर नंबर 4, राइट। तो यहां पे कुछ अमेंडमेंट्स कैसे मैं बता देता हूं। कुछ फॉर्म्स में चेंज हुए हैं, ऑथराइजेशंस में चेंजेस हुए हैं, डीएससी किसका लगेगा उसका चेंजेस हुआ है, करेक्ट है ना। तो ज्यादा बड़े अमेंडमेंट्स नहीं है, छोटे छोटे अमेंडमेंट्स है। हम फटाफट ट्राई करेंगे जितना जल्दी हो 30 to 40 मिनट्स को खत्म कर दें। ठीक है ना। तो आ जाइए, 30 to 40 मिनट्स हमारा टारगेट रहेगा, देखते हैं क्या होता है। चलिए नाउ ये हमारे चैप्टर्स हैं जहां पे अमेंडमेंट्स आए हैं भाई, है ना। चैप्टर 2, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6, 7, 11 एंड 19 और कुछ मिसलेनियस चेंजेस भी यहां पे देखे गए हैं। तो आप उसको करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट, द चैप्टर नंबर 2 कंप्लायंसेस एवरीवन। द चैप्टर नंबर 2 इज व्हाट, कंप्लायंसेस एवरीवन। तो कंप्लायंसेस के चैप्टर में क्या चेंज आए हैं वो देख लेते हैं अपन। ठीक है ना। देखिए आपको पता है कि डायरेक्टर्स बनने के लिए कंसेंट चाहिए होता है, डीआर 2 में देते हैं अपने कंसेंट। ठीक है ना। आपको पता है कि सर डीन एप्लीकेशन के लिए डीआर 3 का फॉर्म चाहिए होता है, यस, मिनिस्ट्री को अप्लाई करते हैं डीन के लिए, है ना। तो ये सब बेसिकली रिक्वायरमेंट डायरेक्टर बनने के लिए, है ना। ठीक है। अब इसी रिक्वायरमेंट में चेंजेस आया है। चेंजेस किसके लिए आया है वो सुन लीजिए आप। ठीक है। चेंजेस उसके लिए आया है, उस कंट्री के रेसिडेंट के लिए आया है जो इंडिया के साथ लैंड शेयर करता है, इंडिया के साथ लैंड शेयर करता है भाई, है ना। जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, है ना। ये सब जो हमारी कंट्रीज है ना भाई, ये हमारे साथ लैंड शेयर करती है भाई। कुल 7 कंट्रीज ऐसा लिखा हुआ है। तो उन सभी के साथ उनकी कहानी होने वाला है, मतलब उनके जो रेसिडेंट है वो आकर इंडिया में कंपनी में डायरेक्टर बनना चाहते हैं ना। तो ध्यान समझना, ध्यान समझना कि आपको होम मिनिस्ट्री से, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से आपको सिक्योरिटी क्लियरेंस लेना पड़ेगा, सिक्योरिटी क्लियरेंस लेना पड़ेगा, है ना। तो जब आप कंपनी में डायरेक्टर के लिए अप्लाई करोगे तो कंसेंट दोगे ना, उस कंसेंट के साथ वो सिक्योरिटी क्लियरेंस वाला भी दे दोगे कि लो भैया लो, अपॉइंट कर दो मुझे, है ना। प्लस आप अगर डिन, ऑब्वियसली डिन चाहिए आपको डायरेक्टर बनने के लिए, तो डिन का एप्लीकेशन करोगे डीआर 3 में, तो उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन आप सबमिट करोगे सारा। उस डॉक्यूमेंटेशन में आप वो भी बताओगे कि आपने सिक्योरिटी क्लियरेंस लिया क्या। ठीक है ना। तो कुल ये चेंजेस है। नेक्स्ट, डीआर 12 के फॉर्म में चेंजेस किया गया है कि अगर आप जब इस तरह की कंट्रीज से बिलोंग करते हैं, रेसिडेंट है, तो आपको उस कॉलम में टिक लगाना पड़ेगा, है ना। तो उस कॉलम में बताना पड़ेगा कि आप इस कंट्री से बिलोंग करते हैं, यस सुनो। अगर यस है तो आपने क्या क्लियरेंस लिया, यस सुनो, वो बताइए, आप सबमिट करिए आप। ठीक है ना। तो आपको पता है कोविड के टाइम पे बहुत सारा चीजें चल रही थी, जहां पे जो लैंड शेयरिंग कंट्रीज है ना, स्पेसिफिकली चाइना के लिए गवर्नमेंट ने कुछ इन्वेस्टमेंट के लिए लॉ चेंज किया कि भाई तू डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं कर सकता यहां पे, ये सुनो। तो अब डायरेक्टर्स के लिए भी बात बोलना वाला है, ठीक है ना, कि डायरेक्टर्स तुम आ जा। हालांकि ऐसा है, इंप्लॉई अगर कोई फॉरेन नेशनल है ना, इंडिया में एम्प्लॉय करना चाहता है, एम्प्लॉयमेंट करना चाहता है ना इंडिया में, तो उसके लिए ना ऐसा पहले से ही था कि आपको होम अफेयर से परमिशन, सिक्योरिटी क्लियरेंस लेना पड़ेगा। ठीक है। डायरेक्टर्स के लिए क्या बड़ा बात है भाई, है ना। वो भी बॉर्डर शेयरिंग कर रहा है भाई, उसको तो पक्का ले ले, है ना। क्योंकि कंट्रोल कौन करता है कंपनीज में, कंट्रोल करता है कौन, डायरेक्टर्स, है ना। कंपनीज एन आर्टिफिशियल पर्सन एवरीवन मैनेज बाय डायरेक्टर्स, आपको तो पता ही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या बोल रहा है, द अमेंडमेंट्स इंक्लूड्स दीज। In the case of person seeking appointment is a national of a country which shares the land border, है ना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, ठीक है ना, अफगानिस्तान, नेपाल, ये सब लैंड शेयर करते हैं। नेसेसरी सिक्योरिटी क्लियरेंसेस फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स shall also be attached, shall also be attached everyone। तो ये भी आपको अटैच करना पड़ेगा, ये भी आपको अटैच करना पड़ेगा, है ना, along with the DR2,
है ना। तो सिक्योरिटी क्लियरेंस प्लस DIR2, चलिए दीजिए आप DIR2, करेक्ट ना। वेरी वेरी गुड एवरीवन। नाउ अगर आप एप्लीकेशन कर रहे हो किसके लिए, डिन के लिए, तो नो एप्लीकेशन shall a number shall be generated in the case of person applying for the director identification number is a national of a country which shares the land border with India unless the necessary security clearance from the ministry has been attached. डिन इशू नहीं मिलेगा। मतलब डिन का रिक्वायरमेंट्स में जो वोटर कार्ड पैन कार्ड ये सब है ना डॉक्यूमेंटेशंस, इसके रिक्वायरमेंट में क्लियरेंस वाला भी रिक्वायरमेंट बन गया भाई, तो आपको सिक्योरिटी क्लियरेंस भी लेना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए भाई अच्छा बात है। और DIR12 में क्या चेंज किया गया, फॉर्म में चेंज किया गया कि आपको बताना पड़ेगा, फिलअप करना पड़ेगा, आपसे पूछेगा भाई आप डिक्लेरेशन दीजिए, आप हैं क्या, इस कंट्री से बिलोंग करते हैं क्या, तो दे दीजिए, है नहीं करते दोनों लिखोगे, सिंपल सा बात है। तो ये हमारा चेंज है। इसका ब्रीफ क्या बोल रहा है देखो ध्यान पे। Changes in various forms relating to appointment of directors, aligning with the forms with foreign exchange managements, non-debt instruments. As per the changes made, if the person seeking appointment is a national of a country, land border with the India, land shares, right, necessary security clearance from the ministry is required. Everyone, ठीक है, तो आप इसको रीड कर लेंगे। तो ये जो कंप्लायंसेस वाला पार्ट है ना, खत्म। इसमें कंप्लायंसेस क्या बोला, अगर आप इस कंट्री से बिलोंग करते हो और रेसिडेंट मतलब डायरेक्टर बनना चाहते हो आप, और इस कंट्री के रेसिडेंट हो, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, म्यांमार, अफगानिस्तान, ये कुल जो सेवन जो कंट्रीज है, इसके अगर आप हो तो भैया सुनो ध्यान से सुनना, यू हैव टू टेक दी सिक्योरिटी क्लियरेंस एवरीवन, ठीक है ना। वेरी वेरी गुड। लेट्स बिगिन द नेक्स्ट अमेंडमेंट। आ जाइए नेक्स्ट अमेंडमेंट, सॉरी। So CBDT notifications, PAN integrations. Now, Philip एक फॉर्म है, है ना। फिलिप एक फॉर्म है जहां पे हम लोग क्या करते हैं, न्यूली इनकॉर्पोरेट करना है LLP को, तो एप्लीकेशन करते हैं, LLP इनकॉर्पोरेशन का एप्लीकेशन करेंगे एवरीवन। तो इसके लिए ना, तो इसके लिए ध्यान देंगे आप एक ही साथ इसी फॉर्म के थ्रू पैन का एप्लीकेशंस भी कर सकते हैं, टूगेदर, है ना। सर मैं तो सर कंपनी का एप्लीकेशंस कर रहा हूं सर बनाने के लिए सर, ठीक है सर मैं MCA कर रहा हूं, हाँ सही बात है। MCA का ड्यूटी है कि वो जो पैन का फॉर्म होता है ना भाई 49A, इस फॉर्म को इनकम टैक्स पे पहुंचा देगा अथॉरिटी को, और फिर इनकम टैक्स अथॉरिटी अपना काम कर लेगा। पैन NSDL इनकम टैक्स अथॉरिटी के अंडर में बनते हैं ना भाई, तो बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये बेसिकली प्रोसीड्यूरल चेंजेस है, आप यहाँ पे थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक है ना। इसमें कुछ ज्यादा एग्जाम्स का फोकस नहीं बन सकता, बट फिर भी इंस्टीट्यूट अगर दिया है तो अपन इसको करेंगे। चलिए, तो द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वाइड नोटिफिकेशन दिस हैज नोटिफाइड द procedure of PAN application and allotment through simplified proforma for incorporating limited liability partnership electronically in this form, right? So together you can file for the applications, and once the application is received by the MCA will transfer the data along with the 49A वाला फॉर्म जो पैन का एप्लीकेशन का फॉर्म होता है, वो चला जाएगा टैक्स डिपार्टमेंट के पास, फिर आपको वो पैन इशू कर देगा एवरीवन। तो आपको कोई टेंशन नहीं है, सारा का सारा अमेंडमेंट आपको करा दिया जा रहा है भाई, अच्छा से करेंगे आप। चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल्स का कुछ अमेंडमेंट्स हुआ है, वो देख लेते हैं। आपको पता ही है कि 30 जून का टाइमलाइन होता है, उसमें आपको 31 मार्च के डेटा को फाइल करके बताना पड़ता है ना। आपको पता है ऑडिटर्स भी इसमें अपना सर्टिफिकेट देते हैं। यस, आपको ये पता नहीं होगा कि अब डिक्लेरेशन भी जाएगा ऑडिटर का। ओ माय गॉड, यस देखिए 31 मार्च का डेटा जाएगा ऑफ दैट पर्टिकुलर ईयर, ड्यूली ऑडिटेड बाय द ऑडिटर ऑफ द कंपनी। ये तो सही था, ये तो था ही सर। एंड ये भैया ये हो गया तुम्हारा चेंजेस, एंड द डिक्लेरेशन टू दैट अफेक्ट शैल बी सबमिटेड बाय द ऑडिटर इन फॉर्म DPT3। ओहो डिक्लेरेशंस भी यहां पे डाल दिया गया एवरीवन। तो
यहाँ पे कुछ बड़ा चेंजेस नहीं है, मतलब टाइमलाइन तो सेम ही है, सब कुछ सेम ही है, बस यहाँ पे एक और फॉर्मेलिटी बन गया, डिक्लेरेशंस टू दैट इफेक्ट कौन करेगा, शैल बी सबमिट बाय द ऑडिटर इन ई फॉर्म DPT3। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट अमेंडमेंट का, बहुत सिंपल अमेंडमेंट, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। नेक्स्ट ओ माय गॉड, नेक्स्ट स्मॉल कंपनी को बहुत स्मॉल बनाया जा रहा है, नहीं स्मॉल कंपनी को, है ना, क्राइटेरिया जो स्मॉल कंपनी का है ना उसको बढ़ाया जा रहा है, मतलब मैक्सिमम कंपनी को स्मॉल कंपनी कवरेज कराना चाहिए, ऐसा यहाँ पे नियम है ना। आपने देखा होगा लास्ट क्लासेस में, आई मीन जो लास्ट हम लोगों ने रिजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट का बात किया था ना, उसमें भी अपने ये देखे थे कि स्मॉल कंपनीज को लेकर जो 446B है वहां पे बात हुआ था कि भाई उनका पेनल्टीज को लेकर भी काम किया था, है ना, जो आधा पेनल्टीज लगता है, आपको पढ़ाया गया है, आपने पढ़ा होगा। सो यहां पे स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन चेंज हुआ है, ठीक है ना, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। आप पढ़ेंगे इसको, मैं शॉर्ट में बताता हूं, 440 खत्म, 440 440 440, ठीक है ना। सो 4 करोड़ का पेड अप, 40 करोड़ का टर्नओवर, ठीक है ना, तो 440 पढ़ा ही होगा आपने, कंपनीज लॉ वाला में भी अमेंडमेंट्स हुआ होगा तो पढ़ा होगा, ठीक है ना, तो आप वहां पे कवर कर लिए होंगे, बट फिर भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं बिकॉज यहाँ पे मैट में स्पेसिफिकली दिया हुआ है, तो पढ़ लेते हैं। पर्पस क्या है, आप सिंपल सा बताए ना, पर्पस मतलब काम धंधा कर दूं अच्छे से, है ना, कंप्लायंस को थोड़ा लोड कम देते हैं, दायरा बढ़ाते हैं, भाई तुम काम धंधा कर, है ना, करेक्ट है, चलो अच्छी बात है सर, अच्छी बात है। सो द मूव इज लाइकली टू गेट द मोर कंपनीज अंडर द स्मॉल कैटेगरीज एंड एडवांटेज देन इन टर्म्स ऑफ द कंप्लायंस रिक्वायरमेंट। तो पर्पस इज सिंपल, यही आपको पर्पस देना था, है ना, इसके लिए अपन इसको बढ़ा दिया, ठीक है ना, बढ़ा दिए, ठीक है ना, तो 440 हो गया, क्या हो गया 440, जो पहले 2 करोड़ तक का था अभी क्या हो गया 4 करोड़ तक हो गया पेड अप शेयर कैपिटल, और हमारा 40, तो 440 याद रहेगा 440। चलिए नेक्स्ट एवरीवन, नेक्स्ट सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट, सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट, जहां पे चार्ज के चैप्टर्स को रिलेवेंसेस बहुत बनती है, तो इसमें क्या चीजें देख लेते हैं। देखिए चार्ज के जो फॉर्म होते हैं ना, CHG1, CHG8, CHG9, है ना, इन सभी फॉर्म्स में सर्टिफिकेशन होते हैं, आपको पता ही है। तो सर्टिफिकेशन कौन करेगा सर, यहाँ पे सर्टिफिकेशन यहाँ पे कौन करेगा, देखो पहले भी थे, प्रैक्टिसिंग CS, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट, ये सब भी थे, लेकिन अब जब रिजोल्यूशंस प्रोफेशनल्स होंगे ना, अगर CRP चल रहा होगा या लिक्विडेशन चल रहा होगा तो लिक्विडेटर, है ना, और नहीं तो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल्स, है ना, इन सभी का DSC भी लगेगा, मतलब ये लोग को ऑथराइज कर दिया गया। देखो अकॉर्डिंग टू दिस अमेंडमेंट द फॉर्म CHG1, CHG4, CHG8, CHG9 बाय इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल्स या लिक्विडेटर ऑफ द कंपनी। कोई बड़ा बात नहीं सर, हो जाएगा, कोई बड़ा बात नहीं है भाई, नहीं है, ठीक है ना, आप ऐसे पढ़ लेंगे। मैं इसको दिखाता हूं एक बार, आप फटाफट देख लेंगे ये चेंजेस कहां पे हुए। आइए थोड़ा नीचे आइए, ज्यादा मत आइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए तो देखिए ये है फॉर्म चार्ज का, यहां पे देखोगे आप, दिख रहा होगा आपको IRP, RP, लिक्विडेटर्स, ठीक है, तो ये प्रोसीजरल चेंजेस है ना, तो इनको भी एक ऑथराइजेशन मिल गया है, बिकॉज उस समय तो भाई सबके पावर तो रहते नहीं ना, किसके पावर रहते हैं, इन लोग का पावर रहता कंपनी में, तो इन लोग को भाई करना चाहिए ना, तो इन लोग कर दिया गया, वेरी वेरी गुड एवरीवन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नो योर कस्टमर KYC रिक्वायरमेंट, प्रोसेस चेंजेस है, एग्जाम्स के लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता, आपका प्रैक्टिकल लाइफ में भले हो सकता है, आप ट्रेनिंग करोगे तो वहाँ पे इंपॉर्टेंट बनेगा, बट ये एक्चुअली एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है एवरीवन, ठीक है ना, तो आप देख लेंगे इसको, ठीक है ना, KYC का रिक्वायरमेंट अटैच किया गया है ना। अकॉर्डिंग टू दिस अमेंडमेंट ई फॉर्म DR3 एंड KYC सब्सटीट्यूटेड, आपको पता है सारा फॉर्म सब्सटीट्यूट हो रहे हैं आजकल, बिकॉज ऑफ वेव वाला बेस का फॉर्म बन रहा है, ठीक है ना, तो चलिए आगे बात करते हैं।
साइनिंग एंड सर्टिफिकेशन, द नेक्स्ट टॉपिक इज साइनिंग एंड सर्टिफिकेशन। एवरीवन क्या है नेक्स्ट टॉपिक? साइनिंग एंड सर्टिफिकेशंस। क्या? साइनिंग एंड सर्टिफिकेशन नेक्स्ट। ठीक है, नाउ ये देखिए, आपको पता ही है हुआ क्या है कि राउंडिंग ऑफ फिगर्स आर अलाउड कर दिया गया है ना। मैंडेट्स द कंपनी टू राउंड ऑफ द फिगर्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आप समझ रहे क्या बोलना चाहते हैं? जैसे ना अपन लिखते हैं ना 1,07,00,000 है ना, तो वो 1.7 लिख दिया, करेक्ट है ना। तो राउंडिंग ऑफ तो कर सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है, बट राउंडिंग ऑफ में ना अगर फिगर कुछ ऐसा होता है ना, क्या 1,07,80,890 है ना, तो राउंडिंग ऑफ में वैसे होगा 1.782 समथिंग, 1.782 समथिंग राउंडिंग ऑफ करोगे तो। अगर आप करोड़ में बना रहे हो तो फिगर्स को, राइट, करोड़ में फिगर्स को बना रहे हो तो वैसे लिखोगे, ठीक है, करेक्ट है। लेकिन जब आप फॉर्म्स फिलअप करते हो ना एओसी 4 में, तो एओसी 4 को ना पैरेलल नहीं किया गया, पैरेलली वैसा मतलब फिट नहीं किया गया फॉर्म्स में। तो लॉ बोल रहा है, मतलब अमेंडमेंट्स क्या बोल रहा है कि इफ द कंपनी प्रोवाइड एब्सोल्यूट फिगर्स इन द एओसी 4, एब्सोल्यूट समझते हो, मतलब 1,07,80,890 रुपए है ना, ऐसा एग्जाम्पल लिया मैंने। तो अगर 1,07,80,090 रुपए बैठा रहे हो तुम पूरा ऐसे लिख दो ना, 1,07,00,000 ऐसे करके 178 लिख दो, ठीक है, पूरा फिगर्स है ना। तो क्या हो रहा है कि किसी को लगेगा भाई देखो ना मिसमैच तो नहीं हो गया, वो 1.7 था समथिंग था, यहाँ पे देखो पूरा डिटेल्स दे दिया है, फिगर्स को एब्सोल्यूट में दे दिया है ना। तो बोलता नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है, आप दे सकते हैं, हम उसको नहीं मानेंगे कि वो इनकरेक्ट सर्टिफिकेशन है, हम उसको इनकरेक्ट नहीं मानेंगे, ठीक है ना। तो ये करना भी था, बिकॉज आप फॉर्म को पहले नहीं करेंगे तो फिर कन्फ्यूजन होगा। अच्छा, उधर जो बैकएंड से ऑफिसर्स देखेंगे वो भी हो सकता है ना, और दोनों मैच नहीं करेगा एग्जैक्टली, हो सकता है कुछ फिगर्स में चेंजेस आएंगे, है ना, समझ रहे हो ना। बेसिकली बहुत प्रैक्टिकल काम है, जब आप कर रहे हो तो फील कर रहे होगे आप इसको, ठीक है ना। तो हो सकता है प्रॉब्लम आई थी इस बार वाले बैलेंस फाइलिंग के टाइम पे, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट बोला भाई चलो ऐसा है, कोई बात नहीं, हम उसको चाप नहीं लेंगे, ठीक है। मैंडेटेड द राउंड ऑफ द फिगर्स अपीयरिंग इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मैंडेट कर दिया डिपेंडिंग अपॉन देयर टोटल इनकम। नाउ द एमसी हैज इशूड अ क्लैरिफिकेशन दैट इन केस ऑफ कंपनीज प्रोवाइड एन एब्सोल्यूट फिगर इन एओसी 4 फॉर्म, he is the same shall not be treated as an incorrect certification by the professionals। प्रोफेशनल का ड्यूटी बनता है भाई इनकरेक्ट सर्टिफिकेशन करने का। भाई इन्फॉर्मेशन कर दिया इनकरेक्ट हो गया तो दिक्कत हो जाएगा ना, इनकरेक्ट कैसे है भाई देख ले, पर इनकरेक्ट नहीं है, वहाँ राउंडिंग पे राउंडिंग ऑफ था, यहाँ पे एब्सोल्यूट में दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज वहाँ पे एओसी 4 को मैच करना पड़ता है ना भाई फॉर्म में, समझ रहे ना आप तो समझ रहे हो, आप तो ट्रेनिंग कर रहे होगे, तो एओसी 4 का फिगर मैच करना पड़ेगा ना दोनों का, लास्ट ईयर करंट ईयर, नहीं तो आगे बढ़ नहीं देगा फॉर्म आपको। ठीक है ना, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, सेगमेंट वाइज रोल ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। एवरीवन, सेगमेंट वाइज रोल ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। नाउ इसके पर्टिकुलर चेंजेस क्या हुए हैं देख लेते हैं। फास्ट ट्रैक कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस में जो 90 दिन के अंदर आईआरपी से करना पड़ता है, हाँ 90 दिन के अंदर जब अमेंडा स्टार्ट होता है, कमिटमेंट ऑफ आईसीडी 90 दिन के अंदर आपको करना पड़ेगा ना, ऐसा फिर एक्स्ट्रा टाइम में है उसमें, बट 90 दिन के अंदर एक आइडिया है कि भाई इसको खत्म कर लो, फास्ट ट्रैक कॉर्पोरेट्स इंसॉल्वेंसी में, है ना, 90 डेज, विद इन 90 डेज एवरीवन, है ना, वही वाला याद करो। इसमें क्या बोला है, स्टार्टअप तेरे लिए भी है, ये स्टार्टअप तेरे लिए भी है, फास्ट ट्रैक का तू भी कर सकता है, स्टार्टअप तू भी कर सकता है। ओके सर, ओके सर, तो किसके लिए है भाई, एन एप्लीकेशन ऑफ फास्ट ट्रैक इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस में स्मॉल कंपनी के लिए तो है ही, स्टार्टअप के लिए भी है, स्टार्टअप के लिए भी भाई, है ना, ठीक है ना। और वो कंपनी जो अनलिस्टेड कंपनी है, अनलिस्टेड कंपनी है और इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट ना 1 करोड़ से नीचे है या 1 करोड़ तक है ना, अप टू 1 करोड़, क्या अप टू 1 करोड़ एवरीवन, है ना। तो इन तीनों के लिए फास्ट ट्रैक एप्लीकेबल कर दिया जाए, इन तीनों के लिए क्या करेंगे, फास्ट ट्रैक एप्लीकेबल कर दिया जाए एवरीवन, इन तीनों के लिए फास्ट ट्रैक एप्लीकेबल कर दिया जाए। तो पहला स्मॉल कंपनी 285, स्टार्टअप एज पर द स्टार्टअप डेफिनेशंस ऑफ द प्रमोशनल बोर्ड
डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशनल बोर्ड ऑफ क्या नाम था उसका, अरे वही अपना जो डिपार्टमेंट है ना प्रमोटिंग दी स्टार्टअप, उनका हिसाब से जो है स्टार्टअप उनके लिए। एंड नंबर 3, हर वो कंपनी जो अनलिस्टेड कंपनी है, हर वो कंपनी जो क्या अनलिस्टेड कंपनी है, ठीक है ना, और उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो 1 करोड़ तक है, उनके लिए भी हम फास्ट ट्रैक को कर सकते हैं। बिकॉज कंपनी ना स्मॉल कंपनी है, क्या करोगे, बच्चे की जान लोगे तुम, है ना। हटाओ ना इसको फटाफट, खत्म हो गया, हटा दो, है ना, खत्म, तो हटा दो। तो स्मॉल कंपनी, स्टार्टअप कंपनी एंड अनलिस्टेड कंपनी, इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर नॉट एक्सीडिंग 1 करोड़ रुपीज एवरीवन। तो 3 चीज आपको याद रखना है, बस सिंपल है सिंपल है, करेक्ट ना। चलिए ये सब क्या है, हमारा कॉर्पोरेट डेटर्स है, आपको पता ही है। चलिए वेरी वेरी गुड एवरीवन, नेक्स्ट बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल ऑफ अदर ऑडिट। ओहो, चलिए तो सीएसआर का मैंने लास्ट क्लास में बताया था, लास्ट हमारा सप्लीमेंट में बताया था कि सीएसआर, अगर मैं सीआरआई का चैप्टर को हटा दूं, मतलब सीआरआई सब्जेक्ट को हटा दूं, जहाँ पे कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी वाला है उसको हटा देता हूं, इसके अलावा आप देख रहे होंगे सीएसआर को हर जगह पोर्शंस में डाला गया। इसका मतलब समझ रहे हो सारा, सीएसआर से क्वेश्चंस तो काफी बनने वाले हैं, ठीक है। अब सर नहीं बने तो आपको फिर फोन करेंगे हम सुनो, ऑल इंपॉर्टेंट्स आर सब्जेक्ट टू एग्जामिनेशन रिस्क, रीड ऑल दी केयरफुली, है ना। जितना भी भाई सब अच्छे से पढ़ोगे आप, ठीक है ना। बट ऐसा लग रहा है कि सीएसआर सब जगह चिपकाया है, तो हो सकता है तेरे पेपर में चिपक जाए भाई, ठीक है ना। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप सीएसआर को अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। चलिए आते हैं इस पे बात करते हैं तो सीएसआर के लेकर स्पेंडिंग को लेकर कल ही बात हुआ था, ठीक है ना। सीएसआर में और भी क्या है सर, एक हमारा तिरंगा, हर घर तिरंगा का कैंपेन चला हुआ है ना। जो इसके लिए काम करेगा, इसका बनाने के लिए काम करेगा, इसको स्प्रेड करने के लिए काम करेगा ना, इसका कैंपेनिंग करेगा ना, उन सभी चीज़ों को हम सीएसआर एक्टिविटीज़ में डाल दिए हैं। लो अंडर आइटम नंबर 2 ऑफ द शेड्यूल 7, है ना, करेक्ट है ना। तो उसको सीएसआर एक्टिविटी को बोलेंगे, बिकॉज हमारा ये आज़ादी का अमृत महोत्सव 1 ईयर और एक्सटेंड हुआ है, पता है ना आपको। तो सर इन सब चीज़ के लिए यहाँ पे सीएसआर को एक्सपेंडिंग मानेंगे, हर घर तिरंगा कैंपेन, हर घर तिरंगा कैंपेन, है ना पढ़ लीजिए, सिंपल सही है। नेक्स्ट, CSR funds for activities related to like mass scale of production, supply of national flags, outreach and amplifications efforts and other related activities which will be eligible as CSR activities, है ना। तो CSR एक्टिविटीज में ये नेशनल फ्लैग के लेकर जो काम हो रहा है ना, ये भी CSR एक्टिविटीज में काउंट होगा, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है एवरीवन, ठीक है ना। वेरी वेरी गुड, आगे बात करते हैं नेक्स्ट सीएसआर आप तो इनहाउस कर सकते हो, आपको पता ही है, या फिर आप कुछ ऐसी कंपनीज को खोज सकते हो जो सेक्शन 8 कंपनी हो और उस एक्टिविटीज में उसका 3 साल कम से कम एक्सपीरियंस्ड हो वो, है ना। अच्छा, गवर्नमेंट बॉडीज को भी डाला गया था, आप लोगों ने देखा ही होगा, ठीक है ना। तो वो अमेंडमेंट्स वहां पे फिर से यहाँ पे छलकाया गया है, आप देख लेंगे। देखिए मैं मार्किंग करता हूँ, फटाफट देखेंगे। ATG इनकम टैक्स के अंदर जो भी रजिस्टर्ड है ना, ATG डोनेशन करता हो ना चैरिटी पर्पस के लिए, तो कोई होगा NGOs, है ना, तो भाई उसको भी ये आप काम दे सकते हो, है ना। या कोई रजिस्टर्ड सोसाइटी के अंदर हो या कोई पब्लिक ट्रस्ट के अंदर हो, है ना, उसको भी दे सकते हैं। लेकिन याद रखने का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, कम से कम 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड रहेगा उसका विद सिमिलर एक्टिविटीज मतलब जिस एक्टिविटीज का आप सीएसआर काम करवाने वाला है ना, उसी एक्टिविटीज में उसका एक्सपीरियंस है मिनिमम 3 इयर्स का, तो आप इन हाउस मत करिए, उसको दे करवा दीजिए आप। बट ऐसे पैसा नहीं देना है ना, याद है ना, पैसा ऐसे नहीं देना है भाई, रेगुलर मॉनिटरिंग करना पड़ेगा आपको। चलिए ठीक है ना, तो ये था हमारा, वेरी वेरी गुड। और फिर चेंजेस क्या है सर, इम्पैक्ट असेसमेंट का एक चेंज है ना। सीएसआर को लेकर जो खर्चा हो रहा है आपका, है ना, 3 to 10% कुछ अलाउड रहता है ना भाई, तो उसके लिए एक फिगर दे दिया डायरेक्टली, देख लेना क्या, 2%। अच्छा यहाँ पे नीचे भी दिया होगा, एक सेकंड जो, यस ये देखिए, अनस्पेंड का बात तो हम लोगों ने कल भर कर लिया था, आप लोग देख लीजिएगा वो वाला वीडियो, रिजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट, उसमें आप देख लीजिएगा, उसमें मिलेगा आपको भर के, ठीक है ना। आप देखिएगा मैंने एक चार्ट करवाया है, ये रहा एक चार्ट, ठीक है ना, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट के ऊपर, जो प्रोजेक्ट खत्म हो चुका है उसके 6 महीने ट्रांसफर कर दीजिएगा आप,
हो रहा है ना, शेड्यूल 7 वाला जो फंड है, आई मीन सीएसआर का फंड है, उसमें ट्रांसफर कर देंगे। बट ऑन गोइंग प्रोजेक्ट का था तो याद करिए, अपने डिस्कस किया था ना, अनस्पेंड हुआ तो ट्रांसफर कर दीजिए आप, है ना, शेड्यूल बैंक में खोलिए आप, है ना, अनस्पेंड सीएसआर वाला अकाउंट खोलेंगे उसमें, और 30 दिन का ट्रांसफर कर दीजिए उस साल का, है ना, ऑन गोइंग प्रोजेक्ट है तो उस पर आप कर देंगे ट्रांसफर, कम ऑन, ठीक है ना, वेरी वेरी गुड एवरीवन। वो 3 साल तक रहेगा, आप 3 साल तक यूज कर लीजिए आप उसको जो आपने ट्रांसफर किया ना ऑनगोइंग प्रोजेक्ट के लिए अनस्पेंड वाला, ठीक है, वो 30 दिन के अंदर ट्रांसफर कर लीजिए आप, ठीक है ना, और उसको 3 साल तक यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। और अगर यूज नहीं हुआ 3 साल के अंदर और वो टाइम लैप्स हो गया तो स्टिल अनस्पेंड ना, तो ट्रांसफर इट विद इन 30 डेज, ट्रांसफर इट विद इन 30 डेज एवरीवन, तो ट्रांसफर कर देंगे उसको 30 दिन के अंदर। तो ये सब बातें हमारी हुई थी, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे वापस में दिखा दिया, आप वहां पे पढ़ लिए होगे, मैं वापस आता हूँ। चलिए, अब ये भी अलग जिक्र हो चुका था, बट कोई बात नहीं, यहाँ पे अलग से दिया है तो पढ़ लेते हैं। सोशल इंपैक्ट असेसमेंट्स के लिए जो आप खर्चा करोगे ना, सीएसआर एक्टिविटीज को देखने के लिए, देख रेख करने के लिए, है ना, पर्सनल खर्चा, पर्सनल का खर्चा, है ना, तो इस सब खर्चे को क्या बोलना है, विच कैन बी कंसिडर सीएसआर स्पेंडिंग। गुड न्यूज, अच्छी बात है, उसको ही बोलेंगे, बोला हाँ सीएसआर लेकर जो काम कर रहा है उसको भी सीएसआर का खर्चा देंगे ना भाई। अब कोई बंदा फोकट में थोड़ी काम कर रहा है, करेगा क्या, नहीं ना, देंगे उसको, तो ठीक है ना, सीएसआर स्पेंडिंग बोल देते हैं ना उसको, ठीक है, बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बोल दीजिए। लेकिन खर्चा कितना करे, ज्यादा खर्चा नहीं करना भाई, देखो कितना करना है, कैन नॉट बी ग्रेटर देन 2% ऑफ द सीएसआर एक्सपेंडिचर्स। ओ ओ ओ ओ ओ 2% तो सर कंट्रीब्यूशन भी था सर, अरे ढोकले वो प्रॉफिट का था, ये 2% किसका है सर, ऑल सीएसआर एक्सपेंडिचर का सर, ऑल सीएसआर एक्सपेंडिचर का भाई 2% है। ओके सर, समझ में आ गया, चिल्लाते क्यों है सर, नहीं चिल्ला रहा, मैं कहां चिल्ला रहा भाई, सीएसआर एक्सपेंडिचर फॉर द एप्लीकेबल फाइनेंशियल ईयर और ₹50 लाख विच एवर इज हायर। तब तेरा सीएसआर का जो एक्सपेंडिचर उसका 2% निकाल लो तुम, या 50 लाख, दोनों में ज्यादा कौन है, वो खर्चा कर लेना तुम, जाओ खर्चा कर लेना, जाओ, उसको बोलेंगे क्या, सीएसआर एक्टिविटीज ही बोलेंगे, ठीक है ना, खुश, जाओ। चलिए, फिर हम लोग ने कमिटी वाला बात किया था ना, जिसका 50 लाख तक खर्चा ना हो सीएसआर एक्टिविटीज को, कमिटी बनाने का दरकार नहीं है, ये बात हो चुका था हमारा, आप देख लीजिएगा वीडियोस को, ठीक है ना, ठीक है, करेक्ट ना, तो उसका दरकार नहीं है, आप बोर्ड उसका काम कर सकता है, बोर्ड खुद ही कर सकता है उसका काम, है ना, सीएसआर कमिटीज का नॉट रिक्वायर्ड टू, है ना, फॉर्मुलेट, ठीक है, वेरी वेरी गुड। चलिए चलिए चलिए, फॉर्मेट्स वगैरह कुछ आया है सीएसआर रिपोर्ट के ऊपर, वो देख लेंगे। नेक्स्ट, ड्यू डिलिजेंस, 90 नंबर चैप्टर, क्या नहीं, अरे खत्म हो गया क्या, ओहो खत्म होने वाला है, बहुत जल्दी, किसी भी पल, किसी भी पल, किसी भी क्षण अपन खत्म कर देंगे इसको, है ना। चलिए, ड्यू डिलिजेंस नंबर 1, देखिए, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस हमने पढ़ा है, उसमें क्या था कि रिलेटिव्स के पास, रिलेटिव्स कोई भी रिलेटिव्स ना, उससे कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन आता ना, उसको अपन 30 दिन के अंदर बताने का, 30 दिन के अंदर अपन को बताना पड़ेगा, करेक्ट ना, 30 डेज के अंदर अपन को बताना पड़ेगा भाई कि मैंने यहां से पैसा लिया, यहां से पैसा लिया, यहां से पैसा लिया, उसका टाइमलाइन बढ़ा दिया भाई, उसका टाइमलाइन बढ़ा दिया, ठीक है ना, तो हो सकता है आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं यहाँ पे, तो आप देख लेंगे इसको, ठीक है ना, बन सकते हैं, करेक्ट ना। सर कहाँ लिखा हुआ है सर, ये देखो, अकॉर्डिंग एनी पर्सन रिसीविंग फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस एक्सेस ऑफ 10 लाख, कितना, in a financial year from any of his relatives shall inform the central government within 3 months from the receipt of such contributions, जो कि पहले क्या था 30 डेज था, उसको एक्सटेंड करके क्या कर दिया, 3 महीना कर दिया, 30 से 3 मंथ, 30 से 3 मंथ कर दिया गया, ठीक है। तो ये है इन एक्सेस ऑफ 10 लाख, इन एक्सेस ऑफ व्हाट, 10 लाख, 10 लाख से ऊपर अगर आपको मिल रहा है पैसा, कॉन्ट्रीब्यूशंस कुछ मिल रहा है, तो आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए, बाकी तो सेम ही है, फॉरेन हॉस्पिटलिटी क्या हो रहा है सब, एनी एक्टिविटीज, है ना, तो ये आपको यहाँ पे अमेंडमेंट मिला है एवरीवन। चलिए बात करते हैं आगे, मिसलेनियस, 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 ओ माय गॉड, आईसीडीआर, अच्छा अच्छा, आईसीडीआर, ठीक है। सर ये तो हम लोग पढ़े हैं सर,
आप सभी फाइनल्स के बच्चों को मैं बोलूंगा कि आप प्लीज एसएलसीएम्स का वी सप्लीमेंट अपलोड किया गया है, सीएस एग्जीक्यूटिव का है। सर एग्जीक्यूटिव का हम तो फाइनल में क्यों देखे सर? नहीं नहीं बेटा, नहीं नहीं, ऐसा ऐसा ना बोलो बेटा, एग्जीक्यूटिव के बाद ही फाइनल आता है, ठीक है ना। सुनो, तो आप एक बार समय निकाल के एग्जीक्यूटिव वाला अगर देख लेंगे ना, तो उसमें बहुत सारा सेबी को लोग चेंज हुआ ना, वो अपने पढ़ाया गया है सप्लीमेंट को, ठीक है ना। तो आप उसको भी देख लेंगे, आपके एमईपीएल क्लासेस में ही मिलेगा, आई मीन यूट्यूब चैनल में अपलोड किया हुआ है, ठीक है ना। एसएलसीएम्स मारोगे सप्लीमेंट CRA एसएलसीएम फॉर एग्जीक्यूटिव, राइट। तो एसएलसीएम एग्जीक्यूटिव पढ़ोगे ना, तो उसमें तुमको डेप्थ में सारा और चेंजेस मिल जाएंगे सेबी को लेकर जो है, ठीक है ना। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल करूंगा, बिल्कुल करूंगा, क्यों नहीं करूंगा भाई, यहाँ पे भी बात करूंगा। देखो ध्यान से, आपको पता है ना एक इंस्ट्रूमेंट का जन्म हुआ है, जीरो कूपन, है ना। जीरो कूपन, जीरो बॉन्ड इंस्ट्रूमेंट, है ना, जीरो कूपन इंस्ट्रूमेंट। वो कहाँ ट्रेड होगा भाई? वो होगा सोशल स्टॉक एक्सचेंज में होगा, सोशल स्टॉक एक्सचेंज में होगा, है ना। मतलब नया स्टॉक एक्सचेंज बनने वाला है, बन गया इनफैक्ट, तो उसी में ट्रेड होगा, ठीक है ना। ये इशू कौन करेगा और कौन सा बंदा सोशल स्टॉक एक्सचेंज में जाकर अपना शेयर को लिस्टेड करवाएगा, मतलब इस इंस्ट्रूमेंट को, जीरो कूपन जीरो बॉन्ड को, है ना। जीरो कूपन जीरो इंस्ट्रूमेंट बॉन्ड जो भी है, हमने को इंस्ट्रूमेंट करवाना पड़ेगा ना भाई, लिस्टेड करवाना पड़ेगा। कैसे करेंगे अपन, कहाँ पे करेंगे? सोशल स्टॉक एक्सचेंज में करेंगे, सोशल स्टॉक एक्सचेंज में करेंगे, ठीक है ना। तो उसको लेकर यहाँ पे हल्का झलकाया गया, आप देख लेंगे। सोशल स्टॉक एक्सचेंज मीन्स अ सेपरेट सेगमेंट, अलग तरह का सेगमेंट बनेगा, बात हो चुका है। रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, है ना। नेशनल वाइड टर्मिनल्स होगा, है ना। किसके लिए सर? इशूड बाय, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका इंटेंट क्या होगा? सोशल इंपैक्ट पे, सोशल इंटेंट होगा उसका, इंपैक्ट करेगा सोशली काम के लिए, उसके लिए भाई, ठीक है ना। चलिए, ये प्रोविजन किसके लिए अप्लाई है? तीन है यहां पे, तीन है यहां पे। कोई ऐसा एनपीओ, कोई ऐसा एनपीओ जिसका कंपलसरी यहीं पे होगा रजिस्ट्रेशन सोशल स्टॉक एक्सचेंज में, उसके लिए ये एप्लीकेबल है। अच्छा सर, कोई ऐसा एनपीओ जो कहीं और लिस्टिंग है बट फंड यहां से लेने वाला है, रेज फंड्स थ्रू अ सोशल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, करेक्ट है ना। ये सुनो, तो पहला क्या बोल रहा सर? नॉट फॉर एनपीओ, जो लेना चाहता है रजिस्ट्री करवा लीजिए अपना, इसमें हो सकता है भले ही पैसा ना उठाए, मतलब पब्लिक से पैसा उठाना, मतलब समझो ना, आईपीओ लाता है तो पब्लिक स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू आता है भाई, लिस्टिंग करवाना पड़ता है ना। तो इसी तरह यहाँ पे भी जो आप डोनेशंस लोगे, पैसा लोगे सोशल काम के लिए, वो सोशल स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू आप लिस्टिंग करवाओगे अपने सिक्योरिटीज को, जीरो कूपन जीरो बॉन्ड्स वाला, है ना, इसको आप करवाओगे और वो वहीं से काम होगा। तो आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा। अगर आप नहीं भी लेना चाहते हो बट रजिस्ट्री तो करवा लो, आप बाद में ले सकते हो आप। तो ये कहानी है, ठीक है ना। अब बहुत सारे लोग होते हैं एनपीओ जो नहीं है रजिस्टर, उनके लिए भी कुछ आने वाला है, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पे फिलहाल तीन है, नॉन एनपीओ सीकिंग टू ओनली गेट रजिस्टर विद स्टॉक एक्सचेंज, जो स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर होगा एनपीओ, उसको ये रूल्स फॉलो करना पड़ेगा, आई मीन रेगुलेशंस। एंड नॉट फॉर ऑर्गेनाइजेशन सीकिंग टू गेट रजिस्टर एंड रेज फंड थ्रू एनपीओ सीकिंग टू गेट रजिस्टर एंड रेज फंड थ्रू सोशल स्टॉक एक्सचेंज, जिसको करना है करेगा और फंड उठाएगा। और साथ ही साथ ऐसा कोई प्रॉफिट मेकिंग एंटरप्राइजेस जो अपने आप को सोशल इंपैक्ट बनाने वाला है, अच्छे से पढ़ाया गया एसएलसीएम में, आप उसको देख लेंगे एक बार, ठीक है ना। सीकिंग टू बी आइडेंटिफाइड एज अ सोशल एंटरप्राइजेस, इस वीडियो को ज्यादा बड़ा ना करूं इसलिए मैं इसमें थोड़ा कम फोकस कर रहा हूं, आप एसएलसीएम को देख लीजिएगा 15-20 मिनट एक्स्ट्रा निकाल कर, ठीक है ना। लास्ट की तरफ होगा, नहीं सॉरी पहले ही होगा, पहला 15-20 मिनट में आपको वहां पिक्चर क्लियर हो जाएगा एसएलसीएम वाले में, ठीक है ना। तो फॉर द प्रॉफिट सोशल एंटरप्राइज सीकिंग टू आइडेंटिफाइड एज अ सोशल एंटरप्राइजेस अंडर द प्रोविजन दिस चैप्टर। तो या तो आप रजिस्टर लेने वाले हो, आपको फॉलो करना पड़ेगा। आप सोशल स्टॉक से बन गए ना, तो एग्रीमेंट यू हैव टू फॉलो लिस्टिंग रेगुलेशंस, राइट। नंबर 2, यू वांट टू टेक मनी, आई मीन आपको करवाना है थ्रू फंड्स रेज करना है सोशल स्टॉक एक्सचेंज से। नंबर 3, आप प्रॉफिट सोशल एंटरप्राइजेस हो बट सीकिंग टू आइडेंटिफाइड एज सोशल एंटरप्राइजेस, आप बनना चाहते हो। याद है ना, याद है ना, आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जिससे पॉवर्टी के लिए हेल्पफुल है, पानी के लिए हेल्पफुल है, पानी मिल रहा है ना,
लिस्ट था ना वहां पे, तो वो सब काम के लिए आप यहाँ पे अवेलेबल है, तो ये आपके ऊपर अप्लाई होगा, ठीक है ना, करेक्ट ना, सब बातें यहाँ पे लिखा हुआ है। जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड इशू करेगा, यही वाला, ठीक है। ये ही इशू करता है कंपनी, और ये ट्रेडिंग कहाँ होगा, सोशल स्टॉक एक्सचेंज में होगा, ठीक है ना, सोशल स्टॉक एक्सचेंज में, ठीक है, ये यहीं पे ट्रेडिंग होगा, करेक्ट ना। तो अब इसको रीड कर लेंगे, अगेन मैं बोल रहा हूँ वापस से, एसएलसीएम का आप वीडियोस देख लेंगे, उसमें अपने कवर किए हैं इसको अच्छे से। चलिए नेक्स्ट, एलओडीआर, यस। अब देखिए, अगर स्टॉक एक्सचेंज बनेगा एक, तो सोशल स्टॉक एक्सचेंज बना, उसके अंदर ऐसी सोशल इंटरप्राइजेस भी होगा, है ना, तो लिस्टिंग हुआ, लिस्टिंग हुआ तो एलओडीआर, एलओडीआर एप्लीकेबल, मतलब नॉट इंटायरली, बट एलओडीआर के स्पेशली बोलता है क्या वहाँ पे कि देखो भाई अमेंडमेंट की एलओडीआर में, और मैं बोला एससी के लिए भी कुछ इन्फॉर्मेशन है जो अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है ना, एनुअल डेटाज हो सकते हैं, वो अपलोड करने पड़ेंगे आपको, तो क्या क्या अपलोड करना देखना फटाफट आ जाइए। क्या क्या अपन अपलोड कर सकते हैं यहाँ पे, चलिए, सो डिस्क्लोजर्स में आइए ना, डिस्क्लोजर्स टू बी मेड बाय अ फॉर प्रॉफिट सोशल एंटरप्राइजेस एंड बाय नॉन प्रॉफिट एंटरप्राइजेस, डिस्क्लोजर्स करना पड़ेगा, ठीक है ना। क्या क्या पॉलिसीज बनेगा इसमें, बात करते हैं थोड़ी देर बाद। इंटीमेशंस एंड डिस्क्लोजर्स बाय सोशल एंटरप्राइजेस फॉर ऑफ इवेंट्स इन्फॉर्मेशन टू सोशल स्टॉक एक्सचेंज, डिस्क्लोजर्स बाय सोशल एंटरप्राइजेस इन रिस्पेक्ट ऑफ सोशल इम्पैक्ट, है ना, और यूटिलाइजेशन ऑफ मनी, इसका भी आपको सबमिट करना पड़ेगा। तो डिस्क्लोज भाई प्रॉफिट वाला या नॉन प्रॉफिट दोनों करना पड़ेगा, जो डिस्क्लोज आप पे एप्लीकेबल होगा वो करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, इंटीमेशन डिस्क्लोजर्स टाइम टू टाइम इवेंट्स के हिसाब से करना पड़ेगा, नंबर 2। नंबर 3, सोशल इम्पैक्ट का भी डिस्क्लोजर आपको करना पड़ेगा, एंड नंबर 4 एवरीवन, आपके पास यूटिलाइजेशन ऑफ जो फंड है ना, फंड का यूटिलाइजेशन हो रहा है कि नहीं ठीक से, क्या क्या हुआ, उसका भी एक तरह से रिटर्न, एक सबमिशन ऑफ स्टेटमेंट आपको सबमिट करना पड़ेगा, यू हैव टू सबमिट द स्टेटमेंट एवरीवन। तो ये हमारा कुछ 4 बातें यहाँ हाईलाइट किया गया, ये करना पड़ेगा। अगेन उस वीडियोज़ में मैंने अच्छे से और बता दिया है, आप उसको देख लेंगे, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए ऊपर, अगर आप एसई हैं तो आपको ना मैटेरियलिटी बनाना पड़ेगा, डिटरमाइन करना पड़ेगा मैटेरियलिटी, फ्रेम पॉलिसीज, राइट। और आपको ना केएमपी को भी हायर करना, मतलब केएमपी को ऑथराइज करना पड़ेगा, भाई तुम एक काम करो केएमपी, तुम ऑथराइज कर लो और मैटेरियल डिटरमाइन करो, और साथ ही साथ ये मैटेरियलिटी बता दो स्टॉक एक्सचेंज को, सोशल स्टॉक एक्सचेंज को, सोशल वाला स्टॉक एक्सचेंज को भाई बता दो, मैटेरियलिटी डिफाइन करो, पॉलिसी बनाओ, और मैटेरियलिटी को बता भी दो, ये पॉलिसी किसका, स्टॉक एक्सचेंज को बता दो, ठीक है। ये सब काम करना है आपको, ठीक है। आगे क्या है, फर्दर सोशल एंटरप्राइजेस विच इज आइदर रजिस्टर्ड और हैज रेज द फंड थ्रू अ सोशल स्टॉक एक्सचेंजेस और स्टॉक एक्सचेंज एज अ केस में बी शैल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट द एनुअल इम्पैक्ट रिपोर्ट, है ना। तो एनुअल इम्पैक्ट रिपोर्ट हो गया, है ना। अब उसका ना एनुअल इम्पैक्ट शैल बी ऑडिटेड बाय सोशल ऑडिट, बहुत हॉट टॉपिक चल रहा है भाई आजकल, हॉट टॉपिक, है ना, इंडस्ट्रीज में हॉट टॉपिक चल रही है ये सोशल ऑडिट वाला बात, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑडिटर्स का जन्म हो चुका है, बहुत सारे कंपनी सेक्रेटरीज, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी अब सोशल ऑडिटर बन गए, एग्जाम्स दे रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं, तो वहाँ पे इनका रोल आ गया है, तो ऑडिट भी कराना पड़ेगा, लो अच्छा हो गया। एक और काम, कितना काम चाहिए, काम बढ़ते जा रहा है आपका, ठीक है। चलिए, तो ये सब 4 है, आप डिस्क्लोजर पढ़ लेंगे, डिस्क्लोजर करेगा, इंटीमेशंस करेगा टाइम टू टाइम, है ना। नेक्स्ट क्या है, सोशल इम्पैक्ट बताएगा, सोशल इम्पैक्ट बताएगा, और जो भी आप यूटिलाइजेशन पैसा कर रहे हो ना वो भी आप बताओगे, 4 चीज़ आपको बताना पड़ेगा, ठीक है ना। डिस्क्लोजर्स बाय बोथ, सोशल इम्पैक्ट, ठीक है ना, और यूटिलाइजेशन ऑफ मनी, ठीक है, ये सब आपको बताना पड़ेगा भाई। चलिए, वेरी वेरी गुड एवरीवन। सो ये हमारा, और कुछ बचा है क्या इसमें, ओके। अच्छा, ये जो नेक्स्ट है ना डिजिटल सिग्नेचर्स, है ना, इसको एक्चुअली कोविड के टाइम पे कंपलसरी था वो, बट ड्यू टू ना कोविड के सिनेरियोज में बहुत इश्यूज हो रहा था,
तो प्रोफेशनल्स है ना साइंस करने में, साइनिंग वगैरह के लिए। तो भाई ऐसा है, अब इसको ना बोला ठीक है, अब तो हम 1 सितंबर ऑनवर्ड्स बोल दिए भाई इसको फॉलो कर लीजिएगा आप। तो डीएससी के थ्रू ही आप क्या करिएगा, अपलोड करिएगा डेटा। कहाँ पे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एनएससी में आप करते हो ना डेटा अपलोड, है ना, इंटीमेशन वाला, आप इसको थ्रू ही करिएगा, लगाया करिएगा, ठीक है ना, करेक्ट है। देखो यहाँ पे यूजिंग ऑफ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज, है ना, फाइल अनाउंसमेंट्स करते हो, make mandatory file to announced under the various CVs regulations under digital signature certification to the stock exchange except for outcome of the board. आउटकम ऑफ द बोर्ड को छोड़ दीजिए। और क्या क्या ऐसा छोड़ना है जिसमें फाइनेंशियल रिजल्ट्स रहेगा, डिस्क्लोजर्स रहेगा, है ना, करेक्ट है ना, जैसे जैसे फॉर एग्जांपल ऑडिटर सर्टिफिकेशंस, एनसीएलटी का ऑर्डर, कोर्ट ऑर्डर, ये सब जो अपलोड करते हो ना इसको छोड़ दीजिए आप। बाकी हर चीज में ऑथेंटिकेशन जरूरी है। सही बात है ना भाई, कौन अपलोड कर रहा है आपके बिहाफ में, है ना। तो ये सब चीज़ है, प्रैक्टिकली आप ट्रेनिंग कर रहे हो आपको पता होगा। तो कंसिडरिंग द एडवांटेज ऑफ यूजिंग दिस डीएससी, हमें ये सर्टिफिकेशंस को लाया गया है, ठीक है ना, ऑथेंटिकेशन अच्छा रहता है इससे। चलिए, वेरी वेरी गुड एवरीवन। तो ये हमारा अमेंडमेंट्स था, ठीक है। और कुछ है, चलिए आप देखते हैं। ओहो, वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन भैया, वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, है ना, ये पावर हो गया भाई। शेल कंपनी का ड्रामा हुआ ना, जब से पकड़े गए इतने सारे कंपनीज, तो बोलता भाई कैसा है कि मैं फिजिकली वेरीफाई करूंगा। ओह माय गॉड, सो आरओसी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स फिजिकली वेरीफाई करेंगे आपके, हाँ। और जब वेरीफाई करने आएंगे ना तो लोकली 2 लोगों को विटनेस भी करवा लेंगे वो, है ना। तो वेरिफिकेशन का बाबरे कर सकते हैं वो, और 2 लोकली लोगों को क्या बोलते हैं आई विटनेस के तौर पे वो करवा लेंगे लोकेलिटी पे। अच्छी बात है सर, अच्छी बात है। तो वो भी हो जाएगा आपका, ठीक है, वेरी वेरी गुड। और साथ ही में रिपोर्ट भी बनाएंगे वो उस पर्टिकुलर मुलाकात का, मतलब, है ना। The registrar shall carry the documents as filed on MCA 21 in support of the address of the registered office of the company for the purpose of physical verifications and take a photograph of the registered office. For the report of physical verifications of registered office of the company is also required to be in the prescribed format. तो गवर्नमेंट ऐसा कोई चांस ही नहीं छोड़ रहा है भाई, मैंने रिपोर्ट ही बना लो, तुम बोलोगे हम झूठ बोल रहे हैं, रिपोर्ट बना ले लो। अच्छा सुन, तुम्हारे इलाका का 2 विटनेस भी है, ठीक है। तो एक्चुअली ना ये सेल कंपनी को पकड़ने के लिए सब टेक्टिक्स गवर्नमेंट इस्तेमाल करना चाहता है, तो ये आप अमेंडमेंट में इनकॉर्पोरेट कर लीजिए, ठीक है ना। तो वेरिफिकेशन इज अलाउड आएगा, वेरीफाई करेगा विथ 2 विटनेसेस भी। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, और कुछ है। ओहो, चार्ज। देखिए चार्ज को लेकर ना एमसी ने अपना फॉर्म्स को थोड़ा सिंप्लीफाई किया है, चार्ज ही के नहीं अलग अलग और भी फॉर्म सिंप्लीफाई किए हैं, वेब फॉर्म में किए हैं, ताकि एमसी का ऐसा मानना है कि वो काम अच्छे से स्मूथली हो पाए, ठीक है ना। बट उल्टा हो रहा है, दिखने में आ रहा है ना, बिकॉज नया नया स्टार्टिंग हो रहा है, तो भाई बहुत सा प्रॉब्लम हो रहे हैं प्रोफेशनल्स को आजकल, ठीक है। बट ठीक है, वो आस्ते से रिजॉल्व हो जाना चाहिए। तो ये सब चीज़ें, और तो कुछ है नहीं। तो कुल मिला के हम लोगों ने सारे अमेंडमेंट्स खत्म कर लिए भाई, अच्छे से कर लिए, पूरा डिटेल में कर लिए, है ना, डिटेल में कर लिए अपन, है ना। सो दैट्स इट फॉर द डे। आप अच्छे से पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और अपने प्रिपरेशन को स्ट्रांग करते रहिए, ठीक है ना। रिविजन्स अच्छे से करिए, अच्छे से खाइए, अच्छे से थोड़ा स्लीप ले लीजिए, ठीक है ना। थोड़ा रेस्ट ज़रूरी है, एटलीस्ट 5 to 6 आवर्स का स्लीप लेते रहिए, ताकि आप अच्छे से अपने को री एनर्जाइज करते रहेंगे, ठीक है ना। अच्छे से पानी वानी पीजिए, ठीक है, ख्याल रखिए। सो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट कुछ नई चीज़ों के साथ। टाटा बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।